जिन लोगों को बाबा ने COO, CEO, MD बनाया, उनकी तनख्वाह अगर आप सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी, मेरी और हम सब की मिला के तनख्वाह पूरे जीवन की उतनी नहीं होगी जितनी MD साहब की है। जब NSE में आए तो उनको करीब करीब 1.67 करोड़ का सैलरी दिया गया। माय गॉड। सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन जो भी कर रहे थे उन्होंने पूछा MD और CEO को कि भाई ये कौन है, तो MD और CEO ने कहा कि ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु है जो हिमालय में रहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मार्केट कैप है 303 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन, उसको कोई बाबा चला रहा है। जो अननोन पर्सन है वो MD और CEO को लिखते हैं कि आप हमको आपके बाल इस तरह से बनाया करो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हो। टुडे यू आर लुकिंग ऑसम, बाबा लिख रहे हैं चित्रा जी को। PMO में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में किस ऑफिशियल को पटाना है आपको, ये बताते हैं योगी। अपनी सैलरी से 5-10 हजार रुपया बचा के सोचते हैं यहाँ लगाएं, वो जो पैसा लगता है वो बाबा के इशारों पे वो पैसा नाचता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व MD चित्रा रामकृष्णन के परिसरों में छापेमारी की है और साथ ही NSE के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और ये चित्रा रामकृष्णन के एडवाइजर की यहाँ भी तलाशी हुई है। और ये फैसला बताया जा रहा है कि फिनेंस मिनिस्ट्री के काफ़ी हाई लेवल पे किया गया है और ये वाजिब भी है, क्योंकि छापेमारी तो एक ऐसी महिला के घर और दफ्तर पे हो रही है जिसे 2013 में फोर्ब्स ने दुनिया की ताकतवर महिलाओं के लिस्ट में शामिल किया था। और ये छापेमारी क्यों हुई, ये जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये जो चित्रा रामकृष्णन की काली कर्तृत्वों का जब पर्दाफाश हुआ था तो उन्होंने अपने बचाव में एक अजीबोगरीब तर्क दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पिछले 20 साल से हिमालय में रहने वाले एक अदृश्य बाबा के आदेश पे सारे फैसले लेती थी। हमारे पास इस बात की पूरी जानकारी है कि दरअसल ये अदृश्य बाबा ये अदृश्य नहीं है, और ये कौन है ये खुलासा हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम NSE के पूर्व MD चित्रा रामकृष्णन की काली करतूतों का खुलासा करेंगे। दरअसल ये खबर है कि NSE और सेबी के अंदर किस तरीके से गड़बड़ी चल रही थी, इसका खुलासा एक वरिष्ठ पत्रकार पलक शाह ने की। वो बिजनेस की दुनिया के एस रिपोर्टर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, मार्केट माफिया, और जिसके बाद ही ये सारा हंगामा शुरू हुआ कि हिंदुस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे इन भ्रष्टाचारियों ने अपना अड्डा बना लिया है, उसको पूरी तरीके से जकड़ करके रख लिया है। हमने पलक शाह से बात की, उन्होंने चित्रा रामकृष्णन की काली करतूतों के बारे में जो कुछ बताया वह आपके होश उड़ा देगा। अब 2013 में जैसे ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ ही महीनों में उन्होंने एक अपॉइंटमेंट किया जिनका नाम था आनंद सुब्रमण्यम। तो उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में लेके आए। पहले उन्होंने उनको कंसल्टेंट बनाकर लेके आए और उसके बाद उसको धीरे धीरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया। अब ये आनंद सुब्रमण्यम जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसका सैलरी, आनंद सुब्रमण्यम का सैलरी जो उनका क्लेम है कि वो 14 लाख रुपए एनुअल पैकेज के आसपास हुआ करता था। बार्बर लॉरी की एक सब्सिडरी में काम करते थे। जब NSE में आए तो उनको करीब करीब 1.67 करोड़ का सैलरी दिया गया। माय गॉड। और उसके बाद कुछ महीनों उसके बाद साल 1.5 साल में उसका सैलरी बढ़ते बढ़ते कॉस्ट टू कंपनी, जो कॉस्ट NSE को उनका होता है, वो 5 करोड़ के आसपास हो गया।
सो 4.4 करोड़ और समथिंग था, तो करीब करीब 5 करोड़ रुपए का उनका सैलरी हो गया। तो करीब करीब एमडी और सीईओ का उनका सैलरी हो गया। तो और उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए थे, उनको जो रोल दिया गया था, वो भी एक करीब करीब एमडी और सीईओ जैसा हो गया। तो वो एक नंबर 2 इन कमांड ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह उनको सैलरी दिया गया। उनको डेजिग्नेशन भी मतलब जो पोर्टफोलियो दिए गए वो उसी तरह के थे। ये सारा कुछ मैंने अपनी बुक द मार्केट माफिया में डिटेल बताया है। तो ये जो अपॉइंटमेंट थी ये बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, बिकॉज एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिनका स्टॉक मार्केट से, रेगुलेशन से कोई वास्ता नहीं था, और सडनली उनको इतना बड़ा ओहदा दिया गया, इतने सारे पैसे दिए गए। तो ये कंट्रोवर्सी सारी हुई। तो ये 2015 में 2013 में जब चित्रा रामकृष्णा का अपॉइंटमेंट हुआ था, ये तब से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा का अपॉइंटमेंट न सिर्फ गलत तरीके से हुआ, बल्कि इन्होंने ये जो अपने एडवाइजर को भी जो नियुक्त किया वो भी गलत था। सवाल ये है कि इनको कोई रोक क्यों नहीं रहा था? क्या इनके रिश्ते सीधे फिनेंस मिनिस्टर के बड़े अधिकारी या सीधे फिनेंस मिनिस्टर जैसे ताकतवर लोगों के साथ तो नहीं थे? अदरवाइज नॉर्मल केसेस में तो इस तरह की गड़बड़ियां होती है, कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इनको मनमानी करने की आज़ादी किसने दी? इस बीच एक और खुलासा हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, और ये घोटाले का नाम है कोलोकेशन घोटाला। और इसके बारे में पलक शाह ने जो जानकारी दी वो हैरान करने वाला है कि आखिर ये 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो आखिर कैसे हुआ। 2015 में क्या हुआ कि एक विसिल ब्लोअर ने, जो कि इन्फॉर्मर है, उसने एक लेटर लिखा सेबी को और बताया कि भाई आपके इस एक्सचेंज में एक कोलोकेशन नाम का स्कैम चल रहा है, जिससे कि कुछ ब्रोकरों को और कुछ ट्रेडरों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब कि उनको फेवर किया जा रहा है ट्रेडिंग में। तो अगर मैं एग्जांपल के साथ बोलूं तो आप और मैं अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम यूजुअल आदमियों की तरह ट्रेडिंग करते हैं, जो नॉर्मल, बट इनके जो लोग थे, इनको फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया गया। उनके जो ट्रेडिंग सर्वर थे वो एक्सचेंज के इंजन के करीब लगाए गए, और वो ट्रेडिंग सर्वर उनको एक्सेस दिया गया, एक अलग लेवल का एक्सेस दिया गया जो आप और मैं नहीं ले सकते ये एक्सेस। हाँ, तो ये सारा कुछ एक्सचेंज में चल रहा था। तो ये जो सर्वर जो उनको के पास उनको लगाया गया, तो इसका मतलब है कि उनके पास जानकारियां पहले चली आती थी जो हम आम एकदम सही मनीष जी, एकदम सही। सो प्राइस और वॉल्यूम का जो इंफॉर्मेशन होता है, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। अगर किसी स्टॉक का डिमांड है तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो ये जानकारी कि किस काउंटर में, किस स्टॉक में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, ये बड़ा ही क्रूशियल होता है एक ट्रेडिंग के लिए। तो इसका जानकारी पूरी तरह से कॉमन आदमी को नहीं होता है, लेकिन जो आल्गो ट्रेडिंग में टिक बाय टिक डेटा कहा जाता है उसे, जिसको वो डेटा मिल जाए तो उसके पास सारा जानकारी हो जाता है, ए से लेकर जेड तक का जानकारी हो गया। तो उसको पता है कि इस काउंटर में सिर्फ 20 रुपए का डिमांड है, तो वो उस हिसाब से अपना माल खरीदेगा या बेचेगा। और आपको मुझे पता नहीं, आपको और मुझे पता ही नहीं है, तो आप सोचोगे ठीक है 2 रुपए में बेच दो, मतलब ये डिमांड 20 रुपए का होगा। मतलब आम जनता जो ट्रेडिंग करती है वो गेसवर्क पे हम ट्रेडिंग करते हैं, और ये सॉलिड इंफॉर्मेशन के ऊपर कर रहे हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ये तो इलीगल है आउटराइट। ये चल रहा था, बस ये चल रहा था, और ये एकदम हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा था। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है डेटा। तो एक्सचेंज का जो कोर डेटा होता है, टिक बाय टिक डेटा, जो ये सारी प्राइस और वॉल्यूम की आपको इंफॉर्मेशन देता है,
और ना ही तब की इंफॉर्मेशन, बट ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से क्या होता है, आप उसको स्टडी करके, सॉफ्टवेयर होते हैं इसको स्टडी करने के लिए, तो ये सॉफ्टवेयर स्टडी करके ऑटोमेटिक एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता है कि आज के दिन में ये वॉल्यूम होगा तो ये प्राइस होगा, अगर ये इवेंट होगा, समझ लीजिए कि बजट है, तो बजट के दिन इन्होंने इस डेटा के माध्यम से इतनी स्टडी की है कि इस बजट के दिन इतना वॉल्यूम होता है तो इतना फ्लक्चुएशन होगा। ये सारा कॉमन आदमी नहीं जान सकता। तो ये सारा ही डेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जब ये एमडी थी और जब वो बोर्ड था, तब उन्होंने ये सारा डेटा कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया और उसका मिसयूज किया गया। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है। इस घोटाले पर जब जांच शुरू हुई तो ऐसे ऐसे राज सामने आए, इसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी और ये पता चलेगा कि इस देश के अंदर वित्तीय संस्थाएं किस हिसाब से चलाई जा रही हैं। चित्रा रामकृष्णन ने पूछताछ में बताया कि वो एक अदृश्य बाबा को जानती हैं जो हमेशा उन्हें गाइड करते थे। पलक शाह ने जब इस खबर का पर्दाफाश किया तो देश भर में खलबली मच गई। पूछताछ के दौरान क्या क्या हुआ, ये अब पलक शाह की जुबानी आप सुनिए। अब जो रीसेंट ऑर्डर आया है, जो लास्ट फ्राइडे को लेट इवनिंग सेबी ने इशू किया है, उसकी बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है उस ऑर्डर की। वो कहानी ये है कि इस एक्सचेंज की एमडी ने कहा कि मैं एक सेबी ने उसको पूछा कि ये सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा आप किसी को दे रही हो और ये अपॉइंटमेंट जो आप कर रहे हो, तो ये किसके कहने पर कर रही हो, ये आपके ईमेल्स है, आप किसी अननोन पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये पर्सन कौन है। सेबी ने पूछा कि जिसको आप इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रही हो, एक्सचेंज के सारे फाइनेंशियल डिटेल्स दे रहे हो, एक्सचेंज में किसको अपॉइंट करना है वो आप पूछ रही हो, और वो बता रहा है कि इसको करो, इसको मत करो, इसको ये पोजीशन दे दो, उसको वो पोजीशन मत दो, उसको उस पोजीशन से हटा दो, किस एम्प्लॉय का कितना अप्रेजल होना चाहिए, ये भी कोई अननोन आदमी, कोई व्यक्ति जो एक्सचेंज में नहीं है वो बता रहा है एमडी सीईओ को, और एमडी सीईओ पूरी गाइडेंस के साथ वही कर रही है जो वो व्यक्ति बता रहा है बाहर से। तो सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन जो भी कर रहे थे, उन्होंने पूछा एमडी और सीईओ को कि भाई ये कौन है, तो एमडी और सीईओ ने कहा कि ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु है जो हिमालय में रहते हैं और जो मुझे गाइडेंस देते हैं हर चीज करने के लिए। तो ये एक सिद्ध पुरुष है, ये एक योगी है, परमहंस है, ऐसा एमडी और सीईओ ने बताया। तो बात यह है कुल मिला के कि एक एमडी और सीईओ के कहने के मुताबिक एक योगी जो कि इस दुनिया में नहीं है, जो योगी ने अपने ईमेल में लिखा है कि मैं अगर इस दुनिया में होता तो इस तरह से डिसीजन लेता। मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंट योगी है, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो सेबी ने पूछा कि आप मिले हो, तो बोला हमें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स से हमसे मिल सकते हैं, फिजिकल मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसे एमडी सीईओ ने बताया, जो कि एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, जो एमडी और सीईओ के लेवल तक पहुंचे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज में। उन्होंने बताया सेबी को कि एक स्पिरिचुअल गुरु है जो इस दुनिया में नहीं है, जो अपने विल से और स्पिरिचुअलिटी के पावर से मैनिफेस्ट होते हैं और हमको बताते हैं हमको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, सेबी ने उनसे पूछा नहीं कि तुम्हें कैसे मालूम कि हिमालय में वो रहते हैं। हाँ, तो ये तो इतना डिटेल में तो सेबी गई नहीं है। तो ये अलग ही कहानी है कि ये कवर अप क्यों किया उन्होंने। तो बात यह है कि देखिए क्या है ना, इसमें हम कोई रिलीजन को बदनाम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी दुख होता है जब लोग ऐसी चीजों में रिलीजन को यूज करते हैं एंड गलत तरीके से बताते हैं स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है अपनी जिंदगी में एंड उसका एक महत्व है, बट जब उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जब झूठ बोला जा रहा है
तब ये प्रॉब्लम है और ये उस एमडी सीईओ ने किया। तो मैं एक्चुअल स्टोरी ये है कि उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया कि भाई कोई योगी है, कोई योगी वोगी नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल मार्केट का इनसाइडर है जो कि ये सारा बैक स्टेज चला रहा था और जो कि ये सब बाहर से गाइडेंस दे रहा था कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये डेटा हमको दे दो, ये चल रहा था। तो एक स्कैंडल चल रहा था उस एक्सचेंज में। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची कि भाई ये एक योगी है और ये हिमालय में रहते हैं। तो ये कुल मिला के कहानी है। सेबी ने रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए, नारायण और सुब्रमण्यम पर 2-2 करोड़ रुपए और वी.आर. नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और मामले को रफा दफा कर दिया। अब सवाल यह है कि सेबी ने इन लोगों की काली करतूतों पर क्यों पर्दा डाला? चित्रा के ईमेल्स में क्या क्या जानकारियां हासिल हुई, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ईमेल एक्सचेंज जो मिले हैं, उस ईमेल एक्सचेंज में बताया है कि योगी उनको लिखते हैं, जो अननोन पर्सन है वो एमडी और सीईओ को लिखते हैं कि आप हमको आपके बाल इस तरह से बनाया करो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती हो, आप इसको सर्वेलेंस का चीफ बना दो या उसको उस पद पे बिठा दो, ये सब बताया गया है। सारे फाइनेंशियल डेटा, प्रोजेक्शन सब कुछ दिया गया है। फिर उनको बोला गया है कि आप सिशेल्स में घूमने के लिए आ जाओ। सिशेल्स जो है एक सोमालियन कंट्री में टैक्स हेवन है, वहां पे घूमने के लिए आ जाओ, हम बीच स्विम पे जाएंगे। आप पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में किस ऑफिशियल को पटाना है आपको, ये बताते हैं योगी। आपको दिल्ली में किस ब्यूरोक्रेट को पटाना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में किस ब्यूरोक्रेट को पटाना है, किस मिनिस्टर को पटाना है, सेबी में कैसे पटाना है, आपको लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तो ये सब बता रहे हैं अननोन पर्सन जो है। तो एक पावरफुल पर्सन है जो इसके पीछे है। अब इस अदृश्य बाबा ने चित्रा रामकृष्णन को लिखा, आई एम प्लानिंग टू ट्रेवल टू सेशल्स, ट्राई इफ यू कैन कम, वी कुड एंजॉय अ सी बाथ, यू आर लुकिंग ऑसम, लर्न टू प्लैट योर हेयर इन डिफरेंट वेज टू लुक अपीलिंग। मतलब ये कि मैं सेशल्स जा रहा हूं, तुम भी आओ, साथ में समंदर में नहाएंगे, बीच पर मौज करेंगे और हाँ, अपनी जुल्फों को ज़रा दूसरे तरीके से संवारो, तुम और भी हसीन दिखोगी। तो ये बाबा कौन है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कर्ता धर्ता के साथ हॉलिडे मनाता था? और ये मैडम कह रही है कि वो जानती नहीं, वो अदृश्य है। लेकिन सेबी के फाइलों में उसे अदृश्य कैसे बताया गया? हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, स्टोरी बड़ी होती जा रही है और ये खुलासा बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एनएससी घोटाले का ये अदृश्य बाबा कौन है, देखिए हमारे अगले एपिसोड में।